हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपके 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं डीजी फर्स्ट के। डीजी फर्स्ट का आज आपका ये आखिरी टॉपिक है फार्मेकोलॉजी, जिससे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का ये मैटर है जिसमें एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है। बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। पढ़ते हैं हम। फार्मेकोलॉजी, मेरे जो नोट्स हैं वो दोनों के हिसाब से बनाए गए हैं। ये मैंने खुद से नोट्स तैयार किए थे, हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, यानी दोनों को इजीली समझ में आ जाएगा ये नोट्स से। पढ़ते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है? ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, फार्मेकॉन और लोगस। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग्स, यानी ड्रग्स, ठीक है, औषध। डिस्कोर्स इन, यानी कि चर्चा करना। जिस शाखा के अंदर या जिस साइंस के अंदर औषधि के बारे में चर्चा की जाती है उसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजी, यानी कि साइंस ऑफ ड्रग्स, इट कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। डेफिनेशन देखते हैं। फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी एग्जाम में तो वो 2 नंबर में आएगी। देखना, इट डील विथ इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम। मतलब क्या है कि इसके अंदर हम उनका अध्ययन करते हैं, इस बारे में अध्ययन करते हैं कि किस तरह से हम बाहर से जो केमिकल मॉलिक्यूल के रूप में ड्रग्स लेते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर की, मतलब कि लिविंग सिस्टम के साथ में, हमारे शरीर के साथ में किस तरह से वो इंटरेक्शन करती है, किस तरह से वो कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं और किस तरह से आपस में दोनों का इंटरेक्शन होकर कौन सी क्रियाएं होती हैं जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। देखना हिंदी में, बाहर से लिए गए केमिकल मॉलिक्यूल, मतलब क्या है? बाहर से लिए गए केमिकल मॉलिक्यूल के रूप में जो ड्रग्स लेते हैं वह उसका लिविंग सिस्टम के साथ में, यानी हमारे शरीर के साथ में कौन से इंटरेक्शन होंगे, यानी किस तरह से वह इंटरेक्ट करेगी तथा इनके बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, किनके बीच में? ड्रग्स के बीच में और हमारे बॉडी के बीच में किस तरह से क्रियाएं होती हैं और किस तरह से आपस में ये क्रियाएं करती है, उसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। क्लियर? अब देखिएगा, डिवीजन कितने हैं? डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे, 2 डिवीजन है, 2 भागों में विभाजित किया गया है इसे। एक तो है फार्मेकोडायनामिक, एक है फार्मेकोकाइनेटिक्स। देखना, फार्मेकोडायनामिक क्या है? इन वन वर्ड, एक शब्द में देखें तो जो ड्रग हम ग्रहण करते हैं वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है? ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है? what drug does to the body। ठीक है, देखिएगा, दिस इंक्लूड, इसके अंदर यानी कि फार्मेकोडायनामिक के अंदर क्या क्या आता है? फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग के जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे वो आते हैं किसके अंदर? फार्मेकोडायनामिक के अंदर। तथा देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन, किस तरह से वो ऑर्गन पर वर्क कर रही है, सिस्टम पर वर्क कर रही है, तथा सब सेल्यूलर लेवल पर वह किस तरह से कार्य कर रही है, उसमें आता है फार्मेको। ये सभी किस में आते हैं? फार्मेकोडायनामिक के अंदर आते हैं। हिंदी में देखना, उस ड्रग के ग्रहण करने के बाद में, यानी कि जब हमने बाहर से केमिकल मॉलिक्यूल लिया, यानी कि ड्रग्स ली, उसे ग्रहण करने के बाद में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उस ड्रग्स के लेने के बाद में जो हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम आते हैं, जिन्हें हम विजुअल होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उस ड्रग्स का बॉडी पर प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट क्या हो रहा है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तथा बायोकेमिकल इफेक्ट तथा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी उस ड्रग्स का एक्शन कौन से लेवल पे, ऑर्गन पे क्या इफेक्ट कर रही है, सिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रही है और सब सेलुलर लेवल पर वह किस तरह से इफेक्ट कर रही है, उसे बोलते हैं फार्मेकोडायनामिक। सो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनामिक। 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। देखना, फार्मेकोकाइनेटिक, कोशिश पूरी करूंगी कि ये टॉपिक समझ में आए, ज्यादातर आता नहीं है समझ में। देखना, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, अब हमने जो ड्रग ली
उसने क्या किया, वो तो होता है फार्माकोडायनेमिक। अब बॉडी हमारे ड्रग्स के लिए किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि किस तरह से उस बॉडी के अंदर उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इन सभी की हम स्टडी करते हैं, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, देखना, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन बॉडी। इसके अंदर क्या आता है कि किस तरह से ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट करती है, गति उसकी किस तरह से गति हो रही है। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग। एक जो ड्रग होती है उसके जो साइट्स होते हैं वहां पे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो कि जब हमारे शरीर में हम उस ड्रग्स को लेते हैं तो वो बाइंडिंग साइट्स जाके हमारे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग साइट्स होते हैं, उन पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो उनकी बाइंडिंग साइट्स, लोकलाइजेशन और किस तरह से उनका स्टोरेज होता है, इन सभी का, तथा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से वो ड्रग्स जो है जो हमने ग्रहण की है उसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन होके किस तरह से उसका उत्सर्जन होता है बाहर, एक्सक्रीशन किस तरह से होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के थ्रू, जैसे कीटोन बॉडीज के रूप में, आदि के रूप में, और जैसे साइड इफेक्ट के मतलब जब ड्रग्स लेते हैं तो कभी कभी यूरिन जो होता है उसका कलर पेल, मतलब डार्क येलो हो जाता है, पेल येलो से। तो यह सभी किस फॉर्मेशन के थ्रू होता है, बायो फॉर्मेशन के थ्रू। तथा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, किस तरह से ड्रग्स जो होती है उसका उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है वो। देखना, एग्जाम्पल है इसमें पैरासीटामोल, सॉरी फार्माकोडायनामिक में एग्जाम्पल देना भूल गई थी, एड्रेनलिन। ठीक है, इसमें है एग्जाम्पल पैरासीटामोल। देखना, ड्रग्स को शरीर में गति को बताता है, हिंदी में पढ़ रही हूँ, कि किस तरह से जो हमने पैरासीटामोल ली है वह बॉडी में जाके उसका किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, किस तरह से उसका अवशोषण होगा, तथा ब्लड के थ्रू फिर वो किस तरह से क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये तो सीधी सी बात है कि ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में। तथा प्रत्येक ड्रग का स्पेशल बाइंडिंग साइड होता है जो कि सेल की बाइंडिंग साइड से जुड़ती है, तथा ड्रग एक्शन करती है। किसी विशेष स्थान पर किस तरह से उस ड्रग्स का स्टोरेज होगा, अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए ड्रग्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बायोफॉर्मेशन, जैसे कीटोन बॉडीज के रूप में, आदि के रूप में किस तरह से ड्रग जो है वो बाहर निकलती है। ये सभी किसके अंदर आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर? अब देखना, क्वेश्चन आता है यहां से बड़ा आता है, यही क्वेश्चन बड़ा आता है यहां से, फार्माकोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन आता है। तो देखना क्या आता है क्वेश्चन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन कौन से रूट के थ्रू हम जो वो ड्रग ले रहे हैं वो कैसे कैसे ले सकते हैं। देखना, एक तो होता है लोकल रूट। लोकल रूट तो वो होता है कि जहां ड्रग्स को अप्लाई किया, जैसे कि लोशन है, स्प्रे वगैरह है, मूव का स्प्रे है, तो जहां अप्लाई करते हैं ओनली वहीं उसका एक्शन होता है, पूरी बॉडी पे तो नहीं होता ना। तो उसे बोलते हैं लोकल रूट, मतलब उसका स्थानीय। फिर आता है सिस्टमिक रूट। जो सिस्टमिक रूट जो होता है वो क्या करती है, जब हमने ड्रग्स ली उसके बाद में वो ब्लड में जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए जीआईटी ट्रैक को, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर सेलुलर लेवल पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो ब्लड में जाती है, उसके बाद में वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलती है। तो किस तरह से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ड्रग्स फैलती है और उसके बाद में वो एक्शन करती है, ये सभी आता है सिस्टमिक रूट में। देखना, लोकल रूट के अंदर कितने आते हैं, 3 आते हैं। एक तो आता है टॉपिकल यानी स्थानीय, एक आता है डीपर टिश्यू लेवल पर भी लोकल रूट से ही एक्शन करती है, एक होता है आर्टेरियल सप्लाई के थ्रू हम किस तरह से उसमें ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सिस्टमिक में आती है, ओरल जो ड्रग्स लेते हैं वो कैसे जाती है, वो सिस्टमिक वर्क करती है। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखकर। रेक्टल, वो ड्रग्स जो अनप्लीजेंट होती है, जिनका स्वाद गंदा होता है, अच्छा नहीं होता है, जिनमें से बैड स्मेल आती है, उनको हम जो मुंह से नहीं ले सकते हैं तो उन्हें हम रेक्टल के थ्रू
पूरी बॉडी में सिस्टम में वर्क करती है। क्यूटेनियस, नेजल, एक एक करके पढ़ेंगे इनको, इनहेलेशन और पर एंट्रल, एक एक करके पढ़ते हैं। देखना, पहला है टॉपिकल। टॉपिकल के अंदर क्या आता है, स्थान विशेष के ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जो होती है उसको बाहरी रूप से लगाया जाता है स्थान विशेष पर, यानी एक्सटर्नली उसको अप्लाई किया जाता है ड्रग्स को बॉडी पे, विशेष स्थान पर ड्रग्स को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि लोशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, आई ड्रॉप ओनली आई में डाली जाती है ना, स्प्रे है, ये सभी क्या है, टॉपिकल आते हैं, टॉपिकल रूट्स आते हैं। अब है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू के अंदर क्या है, किसी भी निडल या सिरिंज की सहायता से उस पर्टिकुलर स्थान विशेष पर उस ड्रग्स को पहुंचाया जाता है। वो जो ड्रग्स पहुंचाई जाती है वो सिर्फ उसी जगह पर वर्क करती है, ऐसा नहीं है वो पूरे सिस्टम पर वर्क करती है। देखना, सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग ए सिरिंज और निडल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर सिरिंज या निडल की सहायता से ड्रग्स को पहुंचाना, जो कि ओनली लोकल इफेक्ट करती है, यानी उस स्थान विशेष पर वर्क करती है, उसे बोलते हैं डीपर टिश्यू, लोकल रूट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये इंजेक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे काम करते हैं, तो इसके अंदर डीपर टिश्यू के अंदर एग्जाम्पल आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अब आता है आर्टीरियल सप्लाई। देखना, एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इन्फ्यूज्ड इन femoral and brachial artery to localize the effect for limb malignancy। जो लिम्ब मैलिग्नेंसी यानी जो पैर का कैंसर होता है, पैर के अंदर जब कैंसर हो जाता है, उसके अंदर जो एंटी कैंसर ड्रग डाली जाती है वो या तो फीमोरल आर्टरी के थ्रू डाली जाती है, या अगर हाथ में हो गया तो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू, यानी जो जिससे बीपी मापते हैं हम, उसके थ्रू डाली जाती है। तो ओनली आर्टरी में डाली जाती है और सिर्फ लिम्ब पर इफेक्ट करती है। हाथ या पैर दोनों लिम्ब पे आते हैं, इन्हीं पे इफेक्ट करती है। तो एक तरह से क्या हो गया, लोकल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, पूरी बॉडी पे तो नहीं कर रही ना, ओनली लिम्ब पे इफेक्ट कर रही है ना। तो इस तरह से लिम्ब कैंसर को रोकने के लिए स्थान विशेष पर यह वर्क नहीं कर रही है। लिम्ब कैंसर को रोकने के लिए कौन सी, आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई किस में आया, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आया। आपका कंप्लीट हुआ लोकल रूट। अब देखना सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में आती है, पहला है ओरल, जो हम मुंह से दवाइयां लेते हैं, मुंह से जो टैबलेट लेते हैं, जो कैप्सूल्स लेते हैं, उनको बोलते हैं ओरल। देखना, इसमें आता है तो सॉलिड डोज, सॉलिड डोज के अंदर तो लेते हैं हम कैप्सूल और टैबलेट। लिक्विड डोजेस के अंदर हम लेते हैं सिरप आदि लेते हैं, जो खांसी वगैरह की आती हैं, ये सभी किस में आती है, ओरली लेते हैं। और ओरली जाके किस पे करती है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलकर सिस्टमिक वर्क करती है। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में आता है कि जीभ के नीचे टैबलेट को रखा जाता है, और ये टैबलेट कैसी होती है, नॉन इरिटेंट, ठीक है, प्लीजेंट ड्रग होती है, अच्छी ड्रग होती है, सुहानी होती है और नॉन इरिटेंट ड्रग होती है। इसके कारण से इनका स्वाद अच्छा होता है, इसलिए हम जीभ के नीचे रख लेते हैं इनको, तथा टैबलेट पहले से अंडर द टंग, क्रस्ट इन द माउथ, या तो इनको क्या करना है, मुंह में चबाना है, और स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोजा में, मुंह में चबाते हुए इनको पूरी बक्कल म्यूकोजा में स्प्रेड करना है। तो ये सभी जो ड्रग्स होती हैं, या तो इनको जीभ के नीचे रख लो या फिर मुंह में चबाते हुए पूरे बक्कल म्यूकोजा में स्प्रेड करना है। किसमें आती है, सबलिंगुअल में आती है। इसके अंदर एग्जाम्पल है डेस एमिनो ऑक्सीटोसिन। क्लियर। अब आपको एक एक एग्जाम्पल इनके याद करने हैं। कंफ्यूज हो गए, बहुत हो गया, आगे जब हम टर्मिनोलॉजी जब पढ़ेंगे तब होगे। देखना, अब आ जाओ रेक्टल। देखना, रेक्टल एक तरह से एनिमा या बस्ती, आयुर्वेद की लैंग्वेज में बोले तो इसे बस्ती बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग, जो इरिटेंट होती है और अनप्लीजेंट ड्रग होती है, कैन बी पुट इन द रेक्टम रिटेंशन एनिमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट।
सिस्टमिक इफेक्ट के अंदर जो ड्रग्स इरिटेंट होती है और अनप्लीजेंट होती है, उनको अगर मुंह से नहीं लिया जा सकता है तो उनको क्या कर देते हैं, रेक्टम में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होते हुए वो सिस्टमिक इफेक्ट करती है। देखना, जो ड्रग हम मुंह से ना ले सके, टेस्ट अच्छा ना हो जिनका, तथा वो असुहावनी हो, यानी कि बैड स्मेल आए उसमें से, तथा ड्रग को रेक्टम में, उन ड्रग्स को क्या कर देते हैं, रेक्टम में रख दिया जाता है, जिससे वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है तथा इससे वह क्या करती है, सिस्टमिक सिस्टम में चली जाती है और इफेक्ट करती है। इसमें आता है डाइजेपाम, बहुत पॉपुलर है, ये सुनने को मिलती है। अब देखना क्यूटेनियस। highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption। जिन ड्रग्स, जो ड्रग्स होती है वो लिपिड में सोल्यूबल होती है, उन ड्रग्स को स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है ताकि उनका स्लो और लंबे समय तक एब्जॉर्प्शन होता रहे। ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स जो आती है वो किस में आती है, क्यूटेनियस में आती है। देखना, इनहेलेशन, वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल समझे, उड़नशील गैसेस, या तो लिक्विड है या गैसेस है, गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। इसका एब्जॉर्प्शन नाक से देने पर भी, ये थोड़ा सा अलग है, देखना आगे, पहले ये देखते हैं। जो वोलेटाइल उड़नशील द्रव्य होते हैं और गैस होते हैं, इनको नाक के द्वारा देना क्या कहलाता है, इनहेलेशन कराता है। ये बाद में पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ाऊंगी मेरे को ना, जिससे जनरल एनेस्थेसिया। नाक से देते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो आता है किस में आता है, इनहेलेशन में आता है। अब देखना नेजल, नेजल के अंदर और इनहेलेशन में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगी। देखना, नेजल पढ़ते हैं पहले, तो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही क्या हो जाता है, इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन इनहेलेशन वाली जो ड्रग्स होती है इसका एब्जॉर्प्शन नाक से देने पर भी नाक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये जो ड्रग्स होती है वो आगे ट्रेकिया तक तथा सिस्टम में जाती है, लेकिन नेजल वाली जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर हो जाएगा। जैसे GnRH एगोनिस्ट्स हैं और डेमोप्रेसिन है, या फिर नाक के जो स्प्रे होते हैं वो क्या होते हैं, नेजली दिए जाते हैं। अब देखना पर एंट्रल, ध्यान से देखना इसको थोड़ा। पर एंट्रल में क्या होता है, ड्रग्स जो होती है उसे डायरेक्ट टिश्यू के फ्लूइड में डाला जाता है, टिश्यू के फ्लूइड में डाला जाता है। जबकि जनरल वे हम देखते हैं अगर हम, तो जनरल वे में हम जब ड्रग्स लेते हैं, एक बार देखना, मुंह से ड्रग्स ली, वो GIT से होते हुए इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, इन सब से होते हुए आगे गई, फिर उसका इंटेस्टाइन म्यूकोसा के अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, फिर वो ब्लड में गई और उससे होते हुए फिर वो आर्टरी आदि से होते हुए टिश्यू के फ्लूइड में आदि में गई, एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्प्शन हुआ उसका। इसके अंदर क्या होता है, पर एंट्रल के अंदर, पर मतलब परे, यानी इससे दूर, एंट्रल यानी कि इंटेस्टाइन से दूर। देखना, इसके अंदर ड्रग्स को बिना इंटेस्टाइन म्यूकोसा में गए डायरेक्ट ही टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में दे दी जाती है, उसे बोलते हैं पर एंट्रल। देखना एक बार, ड्रग्स को डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में डालना, जबकि जनरल ड्रग्स, जनरल वे देखते हैं हम, तो ड्रग्स पहले इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद में वो ब्लड में जाती है और उसके बाद में फिर वो आर्टरी से होते हुए टिश्यू के फ्लूइड में जाती है। मैं कैसे बताऊं बना के, यहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे ये सेलुलर लेवल होता है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन, फिर ये ब्लड लेवल में गई और उसके बाद में ये टिश्यू फ्लूइड में आई ड्रग। ठीक है, तो जाती है, ब्लड से आर्टरी होते हुए टिश्यू फ्लूइड में जाती है। This refer to the administration by injection, which take the drug directly in the tissue fluid and blood with have to cross the intestine mucosa, यानी बिना intestine mucosa को क्रॉस किए ड्रग्स को इंजेक्शन आदि के थ्रू डायरेक्ट टिश्यू के फ्लूइड में या ब्लड में देना क्या कहलाता है, पर एंट्रल रूट कहलाता है।
पर एंट्रल रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखना, एक होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर आता है, स्किन के अंदर दी जाती है, थोड़ी सी स्किन पकड़ते हैं और उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं? जहां पर सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई हो। ठीक है। फिर एक आता है हमारा इंट्रामस्कुलर आईएम। आईएम अगर हाथ में लगाना है तो वो दिया जाता है डेल्टोइड मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर, और अगर पैर में लगाना है तो वो लगाई जाती है ग्लूटियस मैक्सिमस में। फिर आता है आईवी। आईवी में दी जाती है इंट्रावीनस। इंट्राडर्मल वो भी दी जाती है स्किन में, लेकिन इंट्राडर्मल जो दी जाती है वो दी जाती है बीसीजी की वैक्सीन। और जो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ना हम किसी भी इंजेक्शन को, चाहे वो आईवी देने से पहले कई जो इंजेक्शन होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो वो होता है, वो इंट्राडर्मल होता है, स्किन के, हाथ की स्किन के नीचे देख के किया जाता है। तो ये थे परेंटल। अब आती है जनरल टर्मिनोलॉजी। यहां से क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के आते हैं। 30 नंबर का है तो आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। देखना, कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट्स वो होते हैं किसी भी बहती हुई चीज को या फिर लिक्विड को रोकना, उसका थक्का बनाना, क्या कहलाता है? कोगुलेंट्स रहता है। जनरली हम ब्लड की बात करते हैं तो ए सब्सटेंस दैट कॉजेस ब्लड और अनोदर लिक्विड टू कोएगुलेट। ऐसा पदार्थ जो ब्लड में तथा किसी अन्य द्रव में थक्का बनाता है उसे बोलते हैं कोगुलेंट्स। और ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया। ऐसा क्यों जरूरी है? अगर हम थक्का नहीं बनाएंगे तो अब कोगुलेंट्स ड्रग्स लेते हैं, वो क्या कार्य करती है? वो करती है ब्लड को लॉस होने से रोकती है, फर्स्ट। सेकंड, डैमेज्ड वेसल्स जो होती है वहां जहां से ब्लड लूज करता है, ब्लड ऊज करता है, जहां से ब्लीडिंग होती है, अगर वहां नहीं रोका गया तो डैमेज्ड वेसल्स जो होती है उनको रिपेयर करती है। एग्जाम्पल आते हैं आपके, क्वेश्चन आता कैसा है? कोएगुलेंट्स इतना आ गया तो कोएगुलेंट्स, कोई भी कोएगुलेंट ड्रग्स के नाम बताइए या फिर कोएगुलेंट्स को समझाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, परिभाषा लिखनी है और 2 नाम लिखने हैं। देखिएगा, विटामिन के है और फाइब्रिनोजन है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, चल रहे हैं ये सब, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगी, तो कोएगुलेंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकियोल है या फिर ब्रोंकाई जो होती है उनकी साइज कम हो जाती है, उनका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है। क्यों? उनकी साइड की जो दीवारें होती हैं ब्रोंकाई की और ब्रोंकियोल की, उनके अंदर कफ आदि का या फिर कोलेस्ट्रॉल आदि का जमा हो जाने के कारण क्या हो जाती है? उनकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है। मैंने चित्र भी बना रखा है, देखना। ब्रोंकियोल की साइज कफ जमने से कम हो जाती है, जिससे क्या होती है? सांस लेने में कठिनाई होती है। देखना, बना रखा है ये। इससे क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं? ब्रोंकियोल की ल्यूमेन को चौड़ी कर देते हैं। ठीक है। इट इज ए सब्सटेंस दैट डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। डिक्रीज तथा क्या करते हैं? डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एयरवे। रेस्पिरेटरी एयरवे में जो भी अवरोध आता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो भी रेजिस्टेंस आता है, उसको ये हटा देते हैं। इसके अंदर आते हैं ड्रग्स है एड्रिनलिन, आइसोप्रीनेलिन, साल्बुटामोल, ये सभी देखते हैं, एक्स्ट्रा बताया मैंने। अब देखना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर ड्रग्स पूछते हैं आपसे तो आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल लिख के आओगे। और ये वाले एग्जाम्पल पता है आपको कब याद हो जाएंगे? जब हम डीजी सेकंड पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि डीजी सेकंड के अंदर मुख्य क्रम याद होना जरूरी है सबको। देखना, एक तो है पुष्कर मूल, एक है भारंगी और एक है शटी। इन सभी ड्रग्स का क्या कार्य है? ब्रोंकोडाइलेटर्स का कार्य है। अब आता है एरोसोल या फिर इनहेलेंट। देखना, these are volatile substance that produce chemical vapor। ठीक है, that can be inhaled, जो इनहेल कर लेते हैं हम, to induced a psychoactive effect। ठीक है, ये उड़नशील द्रव्य होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? केमिकल वेपर होती है। ऑब्वियसली बात है, जब उड़नशील है तो वेपर ही है। और इनको क्या करते हैं? नाक आदि के द्वारा जब हम इनहेल कर लेते हैं
तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति को साइको एक्टिव कर देते हैं, यानी कि मेंटली एक्टिव कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं एरोसोल या फिर इनहेलेंट। ये आपके सब्जेक्ट में ब्रीफ में लिखा हुआ है, मतलब संक्षेप में इसकी डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल नहीं पूछ जाता है। अब देखना एक्सपेक्टोरेंट इंपॉर्टेंट है। देखना एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ को बाहर निकालना। ए मेडिसिन दैट प्रमोट द सीक्रेशन ऑफ स्पुटम बाय द एयर पैसेज। एयर पैसेज आदि से जो स्पुटम इकट्ठा हो जाता है, एक तरह से कफ मान सकते हैं हम इसे, यानी कि कफ जो इकट्ठा हो जाता है उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सपेक्टोरेंट कहलाता है। यह उस कफ को या स्पुटम की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। विस्कोसिटी मतलब वो शांता कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। और पतला हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, म्यूकस के लेवल को एयरवे में बढ़ा देती है। सीधी सी बात है, अगर शांता कम होगी तो म्यूकस का लेवल एयरवे में बढ़ेगा, और वेयर में इससे बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, वो हम खांसेंगे, कफिंग होगी तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कार्य करती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एमोनियम क्लोराइड तथा मरीच और शिलाजतु। अब है कार्मिनेटिव्स। देखना कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, वे ड्रग्स जो जीआईटी में गैस को बनने से रोकती है, या फिर अगर गैस बन चुकी है जीआईटी ट्रैक्ट में तो उसे अधोवात के रूप में बाहर निकाल देती है, जैसे होती है सिनेमोमम या फिर कारावे। आयुर्वेद में एग्जाम्पल आते हैं इसके तुलसी और वचा। अब देखना एंटासिड इंपॉर्टेंट है। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो स्टमक की एसिड बन चुका है, ज्यादा एसिड HCl जो होता है वो ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो उसे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, उसे उदासीन करना है। उसकी पीएच कम हो गई तो उसे बढ़ाना है। ठीक है, देखना स्टोमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं तथा पीएच को नॉर्मल करते हैं। एंटा एसिड क्या करते हैं, एसिडिटी को नॉर्मलाइज करते हैं तथा पीएच को बढ़ाकर, या तो पीएच को बढ़ा देंगे वो, या क्या करेंगे, गैस्ट्रिक सेल के सीक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। देखना एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट और ल्यूकोराइस। शतावरी है, देखना शतावरी भी शीत होती है, प्रवाल भी शीत होता है और शंख भी शील होता है, क्योंकि ये सभी किससे, समुद्री, ये दोनों समुद्र से प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये शीत होते हैं। रसशास्त्र में आया है ये। देखना नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंटी अल्सर। देखना एंटी अल्सर यानी स्टोमक में अल्सर आदि बन जाते हैं जब HCl जो होता है वो स्टोमक से आगे बढ़ जाता है, तो इंटेस्टाइन तक क्या होते हैं, अल्सर बढ़ जाते हैं। स्टोमक से जो एसिड है वो ज्यादा मात्रा में साइज हो जाता है, वहां पे घाव बन जाते हैं। देखना स्टोमक में अल्सर को ठीक करती है कौन सी, एंटी अल्सर ड्रग। तथा ड्यूडोनियम की लाइन तक जब कभी भी HCl आगे बढ़ जाता है, ड्यूडोनियम तक अगर आ जाता है HCl कभी, तो अल्सर बन जाते हैं, तो उन्हें भी क्या करती है, ये ट्रीट करती है। देखना reduce the amount of acid and protect the lining of mucosa and intestine that called anti ulcer। अब देखना एग्जाम्पल है इसमें मीजोप्रोस्टोल और पायरेनजेपिन। आयुर्वेद में एग्जाम्पल है इसके कुष्मांड और जाति। इंपॉर्टेंट है एल्टी अल्सर। ठीक है, अब आता है लैक्सेटिव एक तरह से विरेचक औषधि बोल सकते हैं। अब विरेचन किस तरह से करवाती है, या तो स्टूल को लूज कर देती है, या फिर क्या कर देती है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के हेतु ये लैक्सेटिव ड्रग्स जो होती है वो काम आती है। उतना ही बताया गया है यहाँ पे नोट्स में जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आता है बस। देखना डॉक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आमलकी। एंटी एमेटिक ड्रग्स वामक औषधियां जो वमन को ठीक करती है। देखना वोमिटिंग और नोजिया को ठीक करने वाली ड्रग्स जो होती है वो एंटी एमेटिक ड्रग कहलाती है, जैसे हायोसाइन और मेटा क्लोरोप्रेमाइड। इसके अंदर आता है लाजा
यव, दाड़िम और मृतिका, मिट्टी, ये सभी क्या होती है? एंटी एमेटिक ड्रग होती है। फिर आता है हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, जो लीवर की डिजीज होती है उनको होने से रोकती है या फिर लीवर की डिजीज में काम आती है। देखिएगा एग्जाम्पल, ज्यादातर इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी कम आती है, उल्टा इतना ही पूछ लेते हैं कि हिपेटोप्रोटेक्टिव जो है ड्रग्स के नाम बताइए। देखना, सिलिबिनिन और पिकोराइजा, गुडुची है और एक बुनिम है, क्या करते हैं? हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। अब आती है एक डायूरेटिक ड्रग, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर ये क्या करती हैं? डायूरेटिक ड्रग्स जो होती हैं क्या करती हैं? दैट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब आपको एक बार थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलती हूँ। देखना, हमने पढ़ा था कि ये ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, फिर यहाँ से पीसीटी जाती है, फिर ये हेनले का लूप आता है, ठीक है, फिर ये डीसीटी आती है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आती है, पढ़ा है हम सब ने, ठीक है। तो डायूरेटिक क्या इफेक्ट करता है? डायूरेटिक क्या करता है कि जो डीसीटी होती है उसके सरफेस को क्या कर देगा? बढ़ा देते हैं ये, जिससे क्या होता है, यहाँ पे फिर वासा रेक्टा भी होती है, ठीक है, तो यहां पर जो होगा वो एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिससे क्या होगा? यूरिनेशन की प्रोसेस जो होगी वो बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी यूरिन की। अब देखना, एंटी डायूरेटिक भी आएगा। हाँ, एंटी डायूरेटिक के अंदर क्या होती हैं? एडीएच, एडीएच हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है? डीसीटी जो होती है ना, इसको कंप्रेस कर देता है। इससे क्या होता है? यहां पर डीसीटी कंप्रेस है तो वाटर का लेवल किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा, हेनले के लूप और वासा रेक्टा की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इससे क्या होगा? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्या होगा? यूरिन कम बनेगा। तो यही डिफरेंस है, थोड़ा देखना। देखना, डायूरेटिक ड्रग्स दैट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, वाटर और वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। इसके अंदर होता है मैनिटेल और थियाजाइड, ठीक है। गोक्षुर है, बढ़ाएगा, डायूरेटिक होता है। पूर्णनवा है, कुश, काश, दर्भ और नल, ये क्या होते हैं? डायूरेटिक होते हैं। और जो ड्रग्स डायूरेटिक होती हैं वही ड्रग्स एंटी इंफ्लामेटरी होती हैं, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। और इन्फ्लामेशन होता किसकी वजह से है? जब कफ की वजह से होता है, तो इन्फ्लामेशन होता है तो क्या करवाते हैं हम? डायूरेटिक ड्रग्स देते हैं। और जो ड्रग्स डायूरेटिक होगी वो क्या होगी? एंटी इन्फ्लामेटरी होगी। तो देखना, गोक्षु, कुश, काश और नल है, और ये एक महाकषाय भी है, देखना। अब आता है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक इज सब्सटेंस एंड ड्रग दैट एडमिनिस्ट्रेटेड टू एन ऑर्गेनिज्म, इट कंट्रोल बॉडी के अंदर से बॉडी वाटर बैलेंस बाय रिड्यूसिंग यूरिनेशन, बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को कंट्रोल करते हुए यूरिनेशन के प्रोसेस को कम करती है। इसके अंदर आता है एडीएच हार्मोन, जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। पारिश है। अब ये सब कैसे हैं? कषाय, और कषाय रस क्या करता है? स्तंभन कम करता है। तो मेनली पारिश, प्लक्ष, पादपाद और उदुम्बर है, वट है, जम्बू है, ये सब कैसे है? कषाय है, और कषाय रस स्तंभन करता है। अब देखना, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो इन्फ्लामेशन को दूर करती है। NSAID, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स। एस्प्रिन है जिसके अंदर आइबुप्रोफेन है, और इसके अंदर क्या आएंगी? वही ड्रग्स जो डायूरेटिक हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, गोक्षुर है, कुश, काश, दर्भ और नल। अब देखना, एंटी डायबिटिक ड्रग। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, यहाँ पे जो बात हो रही है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस की हो रही है। तो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की होती है। तो टाइप 1 के अंदर एक तो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तो लैक ऑफ इंसुलिन है, या फिर इंसुलिन तो प्रॉपर मात्रा में है लेकिन रेजिस्टेंस है, बीच में अवरोध है। अब ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, बाहर का है टॉपिक, देखना। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर क्या देंगे हम? इंसुलिन देंगे, और एक्जेनाइटाइड देंगे, और ग्लिपिजाइड देंगे। जब डायबिटिक पेशेंट होता है उसको क्या देते हैं? करेले का जूस देते हैं, तो कार्वेलक, क्लियर। जम्बू और बीजक।
अब आता है एंटी थायराइड ड्रग, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिससे ग्रेव्स डिजीज में है। ग्रेव्स डिजीज को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। उसके अंदर क्या दी जाती है? एंटी थायरॉयडिक ड्रग्स दी जाती है। इसमें आता है थायोएमाइड, मैथिमेजाइड, प्रोपिल थियोयूरेसिल, जिसे बोलते हैं पीटीयू। ये ड्रग्स किसमें आती है? एंटी थायरॉयड ड्रग्स आती हैं। इसमें एग्जाम्पल है चित्रक है, मरीच है और चव्य है। अब देखना, गैलेक्टो गोजियस, जो लैक्टेशन जो होता है उसको प्रमोट करती है, लैक्टेशन को प्रोसेस को प्रमोट करती है, बढ़ाती हैं। इसके अंदर आती है शतावरी तथा फेन्यूग्रीक। शतावरी है और सस्टिक धान्य है। अब है स्टेप्टिक्स। स्टेप्टिक्स कौन से होते हैं? जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड वेसल्स जो होती है उनको कांटेक्ट कर देती है। एक तरह से हम पहला हमने क्या पढ़ा था? एंटी हिमोरेजिक एजेंट, जो विटामिन वो थक्का बना देती है ब्लड का, हमने कोगुलेंट्स पढ़ाते, वही हो गए विटामिन के और फाइब्रिनेजर। आज के लिए इतना ही करें, वरना याद नहीं हो पाएगा आपको, बाकी कल कर देंगे। ओके, वेलकम। समझ में आया? ओके। हाँ, आज ही स्टार्ट की ना, आज ही की है कल। हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हो, व्हाई नॉट। मैंने इजीली तरीके से समझाया है। जो पीडीएफ आई थी मेरे पास एक्चुअल में वो पूरी इंग्लिश में थी, वो मुझे काफ़ी टाइम लगा है नोट्स बनाने में, लेकिन मैंने इजी वे में समझाया है ताकि आप इजी से समझ सकोगे तो वहां पे लिख भी सकोगे। और जैसा मैंने समझाया वैसे का वैसे लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो वहां पे, इसका पता नहीं वो नहीं होता। उनको बस उत्तर मिलना चाहिए, जो उन्होंने पूछा उसका आंसर चाहिए उनको। उनको इस मतलब बात से मतलब नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो बस। और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से? हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ